हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक भाग 2 के तहत उसके सैन्य अभियान तथा उसके कुछ धार्मिक फैसले। ठीक है, जिसको हम लोग भाग 2 लिख सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक यानी कि FST। ठीक है, कहते हैं फिरोज शाह तुगलक में एक सफल शासक के गुणों का सर्वथा अभाव था और नहीं उनमें साहस था। यानी कि अगर पूर्ण रूप से कह सकते हैं तो FST में एक सफल शासक के गुणों एवं साहस दोनों का अभाव था। MBT के शासनकाल में जो प्रदेश दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए थे उसे भी जीतने का प्रयास FST के द्वारा नहीं किया जाएगा और एक दो अभियान भी किए जाएंगे जो लगभग असफल ही माने जाते हैं। कहते हैं उसके अकुशल, ढीले प्रशासन, कमजोर विदेश नीति एवं दोषपूर्ण सैनिक संगठन के कारण दिल्ली सल्तनत का तेजी से विघटन हो गया और इनके मरने के बाद ही लगभग दिल्ली सल्तनत का पतन सा हो गया, यानी कि तुगलक वंश का अंत सा हो गया। कहते हैं प्रशासन के मामले में फिरोज शाह तुगलक का दृष्टिकोण सस्ती लोकप्रियता अर्जित करना था, यानी कि किसी प्रकार अपनी गद्दी को बचाए रखना और लोगों में लोकप्रिय रहना। तो हमने पहले भी बात कही है कि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को यानी तुगलक वंश के दीर्घकालीन फायदे का नहीं सोचा, बल्कि उसने अल्पकालीन फायदे के लिए दीर्घकालीन घाटे का सौदा किया और इसीलिए उन्होंने अमीरों को संतुष्ट किया, उलमाओं को संतुष्ट किया, लेकिन उसने कभी भी राज के हित के बारे में नहीं सोचा। यही कारण है कि एक एक करके उसके सभी राज उससे अलग हो जाएंगे और अंततः तुगलक वंश का अंत हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग फिरोज शाह तुगलक भाग 2 के तहत इसके सैन्य अभियान। फिरोज शाह तुगलक का सैन्य अभियान। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का सर्वप्रथम सैन्य अभियान होगा बंगाल का सैन्य अभियान। कहाँ? बंगाल का सैन्य अभियान। MBT के समय ही बंगाल स्वतंत्र हो चुका होता है और वहां पर शमसुद्दीन इलियास शाह शासक होता है जो स्वतंत्र रूप से अपनी शासन व्यवस्था को चला रहा होता है। तो FST ने बंगाल को फिर से हासिल करने के लिए वहां पर अपना प्रथम सैन्य अभियान किया और यह FST ने बंगाल पर कितने अभियान किए? 2 अभियान किए और कहते हैं कि दोनों का दोनों अभियान असफल ही हुआ। यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक को सफलता हाथ नहीं लगी। प्रथम अभियान किया गया था, देख रहे हैं यहाँ पर, प्रथम अभियान 1355 ईस्वी में। कब? 1355 ईस्वी में बंगाल का प्रथम अभियान किया गया। उस समय वहाँ के शासक थे शमसुद्दीन इलियास शाह। कहते हैं जब वहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने अपने सैन्य संगठन लेके वहाँ पर पहुँचा तो इलियास शाह राजधानी को छोड़कर दूसरे किले में जाकर छिप गया। ठीक है, यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से लड़ना नहीं चाहा। सुल्तान वापस फिर हार डाल के लौट आया और एक तरह से कह सकते हैं उसे शासन करने की स्वतंत्रता दे दी। फिर से दूसरा अभियान होगा 1359 ईस्वी में। 1359 ईस्वी में, ठीक इसके 4 साल के बाद, उस समय शमसुद्दीन इलियास शाह के पुत्र सिकंदर शाह वहाँ का स्वतंत्र शासक होगा। कहते हैं इस समय भी सेम कंडीशन दोहराए जाएंगे। जब ये फिरोज शाह तुगलक वहाँ पहुँचेगा वो कहते हैं इकदला के दुर्ग में जाके छिप जाएगा और जिसे फिरोज शाह तुगलक नहीं जीत पाएगा, यानी कि फिर वह हार डाल कर असफल अभियान के साथ वापस लौटने का काम करेगा और एक तरह से वो बंगाल को जीतने का सपना ही छोड़ देगा। इसके बाद इलियास शाह वहाँ स्वतंत्र रूप से शासन करने लगता है, यानी कि देख रहे हैं बंगाल का उनका प्रथम सैन्य अभियान क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, अब आते हैं नगरकोट का अभियान। नगरकोट का अभियान, ये नगरकोट आपको है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ी, कांगड़ी या कांगड़ा भी कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा। ठीक है, तो 1361 ईस्वी में, कब? 1361 ईस्वी में FST ने नगरकोट पर सफल अभियान किया। देख रहे हैं ना, नगरकोट पर सफल अभियान किया और वहां के शासक को पराजित किया। वहां के
जो स्वतंत्र हो गए थे उसको फिर से पराजित करने का काम किया। और कहते हैं एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने वहां के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर, देख रहे हैं ना, ज्वालामुखी मंदिर, वहां के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर दिया। वहां के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर दिया। और यही नहीं, सुल्तान ने मूर्तियों को तोड़कर गाय के मांस के टुकड़े और मूर्तियों को ब्राह्मण के गले में बांधकर पूरे नगर घुमाया गया। बांधकर कहां घुमाया गया? नगर घुमाया गया। कहते हैं कि एफएसटी ने ज्वालामुखी मंदिर के मूर्ति को तोड़कर उसका एक हिस्सा ब्राह्मण के गले में बांधकर और दूसरे हिस्से में गाय के मांस का टुकड़ा बांध के उसके पूरे नगर में घुमाया गया। यानी कि कह सकते हैं कि इस प्रकार के वो अपने आप को कट्टर मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम क्या कर रहा है? साबित करने पर तुला है, ताकि मेरे जो मौलाना है, उलेमा है, क्या हो जाए? खुश हो जाए। ये थी उनकी तुष्टिकरण की नीति, ताकि मेरी गद्दी बची रहे। क्योंकि कहते हैं कि उलेमाओं के आशीर्वाद से ही इनको गद्दी की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए क्या खुश कर रहे हैं और मूर्ति का क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अपमान कर रहे हैं। यही नहीं, मुख्य मूर्ति का जो भाग था, मुख्य मूर्ति मेन, उसको विजय चिन्ह के रूप में, यानी कि जीत के सिंबल के रूप में इसे मदीना भेजने का काम किया। और कहते हैं वहाँ इसको रंगभूमि में रखा, रंगभूमि कहते हैं जहाँ पर नृत्यशालाएं होती हैं, वहाँ रखने का काम किया गया। मूर्तियों की बेइज्जती की गई। ठीक है, यही नहीं, फिरोज शाह तुगलक को नगरकोट के अभियान के समय वहां से 300 संस्कृत ग्रंथ भी प्राप्त हुए। कितने ग्रंथ प्राप्त हुए? 300 संस्कृत ग्रंथ। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक खुद एक बहुत बड़े विद्वान शासक थे, तो उन्होंने इन 300 संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का काम किया। अनुवाद देख रहे हैं ना, किस भाषा में? फारसी भाषा में अनुवाद कराने का काम किया। संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद कराने का काम किया। और यह काम सौंपा था उन्होंने अपने राजकवि अलाउद्दीन खालिद खानी को उन्होंने अपना जो 300 संस्कृत ग्रंथ थे संस्कृत में, उनका अनुवाद फारसी भाषा में करवाने की जिम्मेवारी किसको सौंपी गई? तो अलाउद्दीन खालिद खानी को। ठीक है, और जो 300 संस्कृत ग्रंथ का जो अनुवाद किया गया, उसका नाम रखा गया दलाइले फिरोज शाही। नोट कर लेंगे, दलाइले फिरोज शाही के नाम से इन 300 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। दलाइले फिरोज शाही। ठीक है, अब आते हैं अगला अभियान, जाजनगर का अभियान। यह जाजनगर उड़ीसा में स्थित है, और कह सकते हैं इसको वर्तमान में पुरी का जो क्षेत्र है वो। तो यह जाजनगर का अभियान कब किया गया? 1360 ईस्वी में। कब? 1360 ईस्वी में। 1360 ईस्वी में किया गया। और ये आक्रमण का उद्देश्य था पुरी के जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है उसको नष्ट करना। जगन्नाथपुरी जो आपको बंगाल की खाड़ी के पास अवस्थित है, किनारे पे, और यहाँ पर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की लकड़ी की बनी हुई मूर्ति होती है, जो काफ़ी यहाँ के जो मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। और वो शंकराचार्य के जो 4 पीठ थे उसमें से एक महत्वपूर्ण पीठ जगन्नाथपुरी का मंदिर। ठीक है, तो उसका जो एकमात्र उद्देश्य था वहाँ जगन्नाथपुरी के मंदिर को नष्ट करना। ठीक है, नष्ट करना। और उसके जो मूर्ति को नष्ट करके कुछ मूर्तियों को उन्होंने समुद्र में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में फेंकवाने का काम किया। देख रहे हैं, फेंकवा दिया। और कुछ को दिल्ली भेजने का काम किया। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक ने जो मूर्ति दिल्ली भेजवाई, उस मूर्ति के टुकड़े को मांस तौलने वाले कसाईयों को दिया जाता था।
और कुछ मूर्ति के कुछ हिस्सों को राजगद्दी के पास जहां पर राजा का पैर होता था वहां रखा जाता था, यानी कि मूर्ति को बदनाम किया जाता था, मूर्ति का अनादर किया जाता था। ठीक है, क्योंकि हिंदू धर्म में मूर्ति के पास न पैर लाया जाता है और न ही मांस मछली, यानी कि एक प्रकार का शाकाहार पूजा किया जाता है। तो ये सारे काम क्या थे? हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए और अपने आप को मौलाना उलेमा के नज़र में आने के लिए कि हम कट्टर मुस्लिम हैं। ठीक है, अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक का अगला सैन्य अभियान, ठट्ठा या सिंध अभियान। वही जगह है जहां पर आपको एमबीटी की मृत्यु होगी और एफएसटी का पहला राज्याभिषेक किया जाएगा। तो यह अभियान होगा 1361 ईस्वी में। कब? 1361 ईस्वी में। उस समय सिंध के जो शासक होंगे जाम बाबनिया, उस समय सिंध के शासक होंगे जाम बाबनिया, इनके भी जो आक्रमण किया जाएगा। तो कहते हैं जाम बाबनिया यहां पर हार मानकर फिरोज शाह तुगलक से संधि कर लेंगे और टैक्स देने का वादा कर लेंगे। तो लेकिन कहते हैं अंततः सिंध इनके हाथ से निकल जाता है। ठीक है, अब आते हैं जजिया कर। फिरोज शाह तुगलक ने अपने धार्मिक उन्माद दिखाने के लिए, मौलवियों को खुश करने के लिए, ठीक है, अपने आप को कट्टर सुन्नी मुसलमान साबित करने के लिए जजिया को खराज से अलग कर दिया। देख रहे हैं ना, जजिया को खराज से अलग कर दिया। और यही नहीं, यह कर ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया। कहते हैं क्योंकि इससे पहले जो जजिया लिए जाते थे, जजिया कर है क्या? सबसे पहले यह पॉइंट कहते हैं जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स है, ताकि मुस्लिम राज में आप कुशल पूर्वक अपने धर्म की आराधना कर सके, अपने ईश्वर की आराधना कर सके। उसके एवज में आपको एक टैक्स देना पड़ेगा जो जजिया कर कहलाता है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक से पहले यह जजिया कर खराज में ही इंक्लूड था, इसलिए हिंदुओं को यह पता नहीं चलता था, जरा भी अच्छा माने खराब भी नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? जजिया को खराज से अलग कर स्पेशली एक टैक्स लगा दिया, जजिया टैक्स। और चूंकि शरीयत में लिखा हुआ है कि जजिया कर से सिर्फ स्त्रियों को, अपंगों को और बच्चों से ही मुक्त किया जा सकता है, बाकी सभी पर जजिया टैक्स लगाना अनिवार्य है। तो इसने क्या किया? शरीयत के अनुसार उन्होंने ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगा दिया। तो दिल्ली सल्तनत का यानी कि पहला सुल्तान होगा फिरोज शाह तुगलक, जिसने जजिया कर की शुरुआत कर दी और खराज से जजिया को अलग भी करने का काम किया। और यही नहीं, उसने पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगाने का काम किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इस बात को नोट करते रहेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ सिक्के भी चलाए, जिसमें चांदी का ससगनी सिक्का, चांदी का ससगनी सिक्का था। ठीक है, और चांदी तांबा का मिक्स धातु का 2 सिक्के बनाए, जिसे बड़ा साइज जो था उसको आधा कहते थे और छोटा साइज को बिख कहा जाता था, माने आधा और बिख। कहते हैं ये दोनों सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और यही नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने, एफएसटी ने सिक्कों पर अपने नाम के साथ साथ, देख रहे हैं ना, अपने नाम के साथ साथ अपने पुत्र एवं उत्तराधिकारी, जिसको फिरोज शाह तुगलक उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, यानी अपने बाद राजा बनाना चाहता था, दिल्ली का सुल्तान बनाना चाहता था, वह था फतेह खां। कौन? फतेह खां। तो इन्होंने सिक्कों पर अपने नाम के साथ साथ अपने उत्तराधिकारी, अपने पुत्र फतेह खां का भी नाम अंकित करवाने का काम किया। देख रहे हैं ना, ताकि कि अगला सुल्तान कौन बनेगा? फतेह खां। लेकिन ऐसा नहीं होगा। फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम स्त्रियों को, देख रहे हैं ना, फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम स्त्रियों को संतों के मजार पर पूजा करना
पर बैन लगा दिया। संतों के मजार पर पूजा करने पर क्या लगा दिया? पाबंदी लगा दी, यानी कि बैन लगा दिया। फिरोज तुगलक अपने को कट्टर सुन्नी मुसलमान साबित करने के लिए एक ब्राह्मण को जिंदा जलवाने का काम किया। एक ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया। क्यों? क्योंकि ये जो ब्राह्मण था इसका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म क्या है? समान है, और वह मुस्लिम एरिया में हिंदू धर्म की तारीफ कर रहा था। इससे नाखुश होकर फिरोज तुगलक ने उसे जिंदा जलवा दिया। फिरोज तुगलक ने एक नया कर भी लागू किया जिसे कहते हैं सिंचाई कर। किसे क्या कहते हैं? सिंचाई कर। उस सिंचाई कर का नाम है सुर्स। देखेंगे यहाँ पर, उस सिंचाई कर का नाम है सुर्स। उसने सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 होता था, यानी उपज का 10वां हिस्सा आपको सिंचाई कर के रूप में देना पड़ता था सुल्तान को। क्यों? क्योंकि इससे सिंचाई की सुविधा मिलती थी, उपज ज़्यादा होता था, किसानों को भी फायदा था और सुल्तान को भी फायदा होता था, जिससे राज्य की आमदनी बढ़ती थी। एफएसटी के पास यानी फिरोज शाह तुगलक के पास गुलामों की संख्या 1,80,000 थी, लगभग 1,80,000 के आसपास थी। कहते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों में सबसे अधिक गुलाम थे तो किसके पास थे? फिरोज शाह तुगलक के पास गुलामों की सबसे बड़ी संख्या थी। कहते हैं यही नहीं, उसने गुलामों की देखभाल करने की एक अलग विभाग ही बना दिया जिसे कहते हैं दीवाने बंदगान। देख लेंगे। दासों के देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने यानी फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान, देख रहे हैं, दीवाने बंदगान की भी स्थापना की। वो 1,80,000 गुलामों की देखभाल करता था, उसको योग्यता के अनुसार उसका काम को सौंपता था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के समय में 2 प्रसिद्ध इतिहासकार होंगे, साहित्यकार होंगे। एक होंगे जियाउद्दीन बन्नी, दूसरा होंगे शम्स ए सिराज अफीम। ये दोनों को फिरोज शाह तुगलक संरक्षण प्रदान करेंगे। और यही नहीं, फिरोज शाह तुगलक खुद बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखेंगे। उन्होंने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है फतुहात ए फिरोज शाही, तो इन्होंने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना स्वयं की, यानी कि यह खुद विद्वान शासक थे। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में आज हमने इतना का अध्ययन किया। अगला जब मेरा वीडियो बनेगा तो उसमें हम लोग फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्यों का अध्ययन करेंगे। ठीक है।